अफवाह है कि साउथ पैसिफिक में एक रहस्यमयी द्वीप है जहां पूरी आबादी सिर्फ महिलाओं की है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। ये भी माना जाता है कि वहां की महिलाओं के पास एक रहस्यमयी बीज है जिसकी वजह से वे सामान्य इंसानों की तुलना में 10 गुना धीमी गति से बूढ़ी होती हैं। इसलिए बहुत से लोग इस द्वीप का स्थान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक है मिस्टर सॉन्ग, जो अमर बनना चाहता है। इसलिए वो अपने एक्सपर्ट्स और खोजकर्ताओं की टीम को इस द्वीप की तलाश में भेजता रहता है। दूसरी ओर फिल्म का मुख्य किरदार वांग मिस्टर सॉन्ग के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट सुनता है जिसमें बताया जाता है कि उसने एक बार फिर वर्जिन आइलैंड की खोज के लिए बड़ी रकम खर्च की है। खबर में ये भी बताया जाता है कि इस द्वीप का रहस्य बहुत गहरा है क्योंकि अब तक जो भी खोजकर्ता वहां गए हैं उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति इस द्वीप पर गया था, एक मशहूर खोजकर्ता ली कोई और नहीं बल्कि वांग के पिता हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए और उन्होंने दुनिया या अपने बेटे के लिए कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। ये अफवाह है कि वो द्वीप की सुंदर महिलाओं से मोहित हो गए थे, इसलिए वहीं हमेशा के लिए रहने का फैसला कर लिया। अपने पिता को ढूंढने के लिए दृढ़ निश्चय करके वांग मिस्टर सॉन्ग के अभियान में शामिल होने का फैसला करता है और जहाज पर चढ़ने के लिए समुद्र किनारे जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त ह्यून वू से होती है, जो खुद को एक एक्सपर्ट नेविगेटर बताता है क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी सील से ग्रेजुएशन किया है। सब कुछ तैयार करने के बाद वांग और ह्यून जहाज पर सवार होते हैं और जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर दे देता है। कुछ समय बाद दोनों समुद्र में निकल पड़ते हैं और उनका रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। शुरुआत में वे इस मिशन को लेकर उम्मीद से भरे होते हैं, लेकिन 2 महीने तक बेकार भटकने के बाद वे निराश हो जाते हैं। इस समय तक उनका खाना भी खत्म हो चुका होता है, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही द्वीप तक पहुंच जाएं। एक दिन जब वे जीपीएस के काम न करने की शिकायत कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर से पक्षियों का एक झुंड उड़ता है। वांग, जो पीठ के बल लेटा होता है, अपने चेहरे पर कुछ गिरता हुआ महसूस करता है और सूंघने पर समझ जाता है कि ये सीगल की बीट है। इससे संकेत मिलता है कि वे किसी द्वीप के पास हैं। जब वांग दूरबीन से देखता है तो वो इसकी पुष्टि करता है और अपने दोस्त को बताता है। दुर्भाग्य से ऊंची लहरों के कारण वे जहाज को किनारे नहीं लगा पाते, इसलिए उन्हें तैर कर जाना पड़ता है। अगले दृश्य में जब दोनों दोस्त किनारे पर जागते हैं तो वे देखते हैं कि उनके चारों तरफ महिलाओं की एक सेना खड़ी है। पूरी तरह होश में ना होते हुए भी वांग पूछता है कि क्या वे वर्जिन आइलैंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाएं चुपचाप उन्हें घूरती रहती हैं। बाद में दोनों को पूछताछ के लिए उनके कैंप में ले जाया जाता है। हमेशा की तरह ह्यून ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है और महिलाओं से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ड्यूरियन की लकड़ी से पीट दिया जाता है। इस घटना की वजह से दोनों लड़कों को सजा के तौर पर लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसी बीच महिलाओं की नेता, जिसे वे पेट्रियार्क कहते हैं, उनके पास आती है और बात करना शुरू करती है। वो बताती है कि पिछले 500 सालों में बहुत कम लोग उनके द्वीप तक पहुंच पाए हैं और वे सभी अनुभवी नेविगेटर थे। ह्यून को यकीन नहीं होता कि ये महिलाएं इतने लंबे समय से मौजूद हैं और मजाक में पूछता है कि क्या वे सच में अमर हैं, लेकिन पेट्रियार्क और बाकी महिलाएं उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही महिलाएं नजरों से दूर होती हैं, वांग अपना छुपा हुआ चाकू निकालता है और ह्यून के साथ मिलकर रात में भागने की योजना बनाता है। वे इस योजना में सफल हो जाते हैं और आखिरकार जेल से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वांग सुराग ढूंढने के लिए उस जनजाति की जांच करने का फैसला करता है, जबकि ह्यून द्वीप से भागने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। अगले दृश्य में ह्यून जंगल की ओर जाता है, ये देखने के लिए कि वहां से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, जबकि वांग महिलाओं के गांव में पहुंचता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है। असल में महिलाओं ने पूरे जंगल में जाल बिछा रखे होते हैं, इसलिए ह्यून अनजाने में उनमें फंस जाता है। पहले वो एक गड्ढे में गिरता है और फिर उसकी पीठ में लकड़ी का तीर लग जाता है। उसकी हालत और खराब करने के लिए उसके सिर पर कई नारियल भी गिरते हैं। इसी दौरान महिलाओं की जनजाति की एक भोली भाली लड़की मू यान और उसकी बहन मून उस झोपड़ी में प्रवेश करती हैं, जहां वांग छुपकर देख रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि वो झोपड़ी नहाने की जगह होती है और जब मू यान अपने कपड़े उतारकर नहाने की तैयारी करने लगती है तो वांग चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे लड़की की बहन पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वांग उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की चिल्ला देती है, जिससे गांव की बाकी महिलाएं भी सतर्क हो जाती हैं। डर के मारे वांग अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जबकि महिलाएं भालों के साथ उसका पीछा करती हैं। वो उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। ट्रायल रूम में पेट्रियार्क वांग से कहती है कि उनके नियमों के अनुसार जेल से भागना पाप है और कबीले पर हमला करने की कोशिश करने पर मौत की सजा मिलती है। तभी घायल और पिटा हुआ ह्यून वहां पहुंचता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो कबीले को धमकी देता है कि वो एक प्रशिक्षित सैनिक है और उसे लड़ाई के कौशल
कौशल आते हैं, लेकिन औरतें उसकी बातों से चिढ़ जाती हैं और उसे फिर से पीट देती हैं। कबीले का मानना है कि अगर कोई आदमी उन्हें नग्न अवस्था में देख ले तो वे बदसूरत हो जाती हैं, इसलिए वे वांग और उसके दोस्त को मारने की मांग करती हैं। लेकिन लड़कों को अंतिम रस्म के लिए तैयार करने से पहले कबीले की मुखिया ये जानना चाहती है कि वे उसके द्वीप पर क्यों आए हैं। वांग जवाब देता है कि वो अपने पिता की तलाश में आया है जो 10 साल पहले इस द्वीप पर आए थे। ये सुनकर मुखिया बताती है कि वो उसके पिता से मिल चुकी है, लेकिन वो उसे भी ढूंढ रही है। वो कहती है कि अगर वो उसे फिर कभी देखेगी तो उसे मार डालेगी। इतना कहकर वो अपनी औरतों को आदेश देती है कि दोनों को पवित्र पेड़ के पास ले जाकर वहीं भून दिया जाए। ह्यून औरतों से विनती करता है कि उसने म्यू यान को उस हालत में नहीं देखा था और उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद औरतें उन्हें भूनने की तैयारी करती हैं और लड़कों को बांधकर अलग अलग 2 बड़े बैरल में रख देती हैं। ह्यून को डर लगता है कि उन्हें भूनने से पहले मसाले में डाला जा रहा है। तभी म्यू यान वहां आती है, जो आखिरकार अपने अपराधी का सामना करने आई है। वो वांग पर गुस्सा करती है कि उसने उस पर नजर रखी और कहती है कि अपनी बदसूरती के श्राप को खत्म करने के लिए उसे मारना होगा। लेकिन जब लगता है कि वो चाकू से उसे मारने वाली है तो वो उसकी रस्सी काट देती है। दोनों को भागने देने से पहले मासूम म्यू यान कहती है कि वो वांग से नफरत करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी मौत हो। दुर्भाग्य से लड़के जंगल के रास्ते भागते हैं और जाल में फंस जाते हैं। अगली सुबह वांग और ह्यून को फिर से पकड़ लिया जाता है और पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है। औरतें अलग अलग तरह की चीजें तैयार करती हैं और आग जलाती हैं ताकि लड़कों को मसाले में डालकर भूनकर खाया जा सके। लेकिन तभी प्रक्रिया रुक जाती है जब कबीले की एक औरत चुन हुआ समुद्र में डूबने लगती है। जब औरतें किनारे की ओर भागती हैं तो लड़के इस मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां जलाकर भाग निकलते हैं। वे वहां से भाग जाते हैं, ये जाने बिना कि उन्होंने पवित्र पेड़ में भी आग लगा दी है। दूसरी तरफ औरतें अपनी साथी को समुद्र में तड़पते हुए देखकर दुखी हो जाती हैं। दोनों दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप निकलने की सोचते हैं, लेकिन आखिरी पल में वांग अपना फैसला बदल देता है और डूबती हुई लड़की की मदद करने का तय करता है। बिना ये सोचे कि कुछ समय पहले यही लोग उसे और उसके दोस्त को मारना चाहते थे, वांग समुद्र में कूदकर चुन हुआ को बचाने जाता है। वो उसे किनारे पर वापस ले आता है और ह्यून तुरंत हरकत में आकर बेहोश चुन हुआ को CPR देता है। खुशकिस्मती से वो फिर से सांस लेने लगती है और औरतें लड़कों की बहादुरी की तारीफ करती हैं। बाद में वांग और ह्यून को फिर से मुखिया के सामने लाया जाता है। चुन हुआ अपनी नेता से कहती है कि लड़कों को माफ कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई है। इस दौरान उसके दिल में ह्यून के लिए भावनाएं भी पैदा होने लगती हैं। मुखिया भी उन्हें माफ करने के बारे में सोचती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उनका पवित्र पेड़ जलकर नष्ट हो गया है। जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे वांग और ह्यून है तो वो तुरंत उन्हें मारने का फैसला करती है। लेकिन म्यू यान और चुन हुआ सुझाव देती है कि लड़कों को एक आखिरी मौका दिया जाए। इसके बाद मुखिया मजबूरी में उन्हें 3 महीने का समय देती है ताकि वे पेड़ को फिर से जीवित कर सके। अगर पेड़ वापस जीवित नहीं हुआ तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। अगले दिन वांग और ह्यून पेड़ से कोयले को साफ करने और उसे पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। समय के साथ लड़के औरतों के करीब आने लगते हैं और उनके रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। अपनी आधुनिक तकनीकों और औजारों की मदद से वे बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें सब्जियां उगाना सिखाते हैं। इस दौरान चुन हुआ ह्यून का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है और उसे रोज फूल और ड्यूरियन लाकर देती है। एक दिन जब वांग अपनी GPS में सिग्नल ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है कि म्यू यान के पीछे एक जहरीला सांप छिपा हुआ है। वो तुरंत हरकत में आता है और उसे बचा लेता है। जब दोनों एक रोमांटिक अंदाज में जमीन पर लेटे होते हैं तो म्यू यान बताती है कि वो सांप असल में उसका पालतू है। अगले दिन वांग और ह्यून खुशी से देखते हैं कि पवित्र पेड़ में नई कोंपलें निकल आई हैं। उस रात द्वीप की सभी औरतें और लड़के मिलकर जश्न मनाते हैं, खाना खाते हैं और साथ में नाचते हैं। वांग म्यू यान को शांति से नाचते हुए देखता है और कहता है कि जिंदगी की असली कीमत उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसमें है जिसे बचाने के लिए आप अपनी जान तक दे सकते हैं। वो कहता है कि वो खुद को खुशकिस्मत मानता है कि उसे ये मिल गया है क्योंकि वो म्यू यान और उसके कबीले की रक्षा करना चाहता है। कुछ समय बाद म्यू यान वांग के पास आती है और उसे अपने कबीले का इतिहास बताती है। वो बताती है कि बहुत समय पहले एक केवल औरतों का कबीला था जिसे विच कबीला कहा जाता था। वे पार्थेलोजेनेसिस के जरिए प्रजनन करती थीं। वे आदिम इंसानों में सबसे ज्यादा प्रकृति के करीब थीं और युआन नाम के बीज की रक्षा करती थीं जिसमें जीवन के रहस्य छिपे थे। उनका उद्देश्य प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की बस्तियां बढ़ीं, उनकी हिंसा भी बढ़ती गई और एक दिन उन्हें युआन बीज के बारे में पता चल गया। इसके बाद विच कबीले के खिलाफ नरसंहार जैसी शिकार शुरू कर दी गई। बीज की रक्षा करने के लिए कबीले की मुखिया
मुखिया ने उसे जनजाति की सबसे छोटी लड़की को दे दिया और उससे कहा कि वो जितना दूर हो सके भाग जाए। लड़की ने अपनी पूरी फैमिली को मारे जाते हुए देखा, लेकिन जैसा उसे कहा गया था वो वहां से भाग गई। कुछ समय बाद वो एक सुनसान द्वीप पर जागती है और देखती है कि जो बीज वो लेकर आई थी वो पूरे द्वीप पर उगने लगा है। धीरे धीरे वो खाली द्वीप जीवन से भर जाता है। समय के साथ लड़की बड़ी होती जाती है और उस द्वीप पर एक नया जादूगरनी कबीला बस जाता है जो युआन बीज की रक्षा करता रहता है। म्यू यान फिर बताती है कि वो युवा लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद पेट्रियार्क है और वे सभी उसी जादूगरनी कबीले की संतानें हैं। अगली सुबह वो वांग को उस जगह ले जाती है जहां उसने आखिरी बार उसके पिता को देखा था। वहां वांग को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने जादूगरनी कबीले के साथ बिताए समय के बारे में लिखा होता है। वो लिखते हैं कि उनके प्यार, दयालुता, सादगी और जीवन के प्रति सम्मान के कारण वो नहीं चाहते थे कि उनकी टीम आकर उनकी जिंदगी को नष्ट करे, इसलिए उन्होंने कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया ताकि कबीला और उनके जीवन के रहस्य आधुनिक लोगों की लालच से दूर रहें। अंत में वो अपनी डायरी खत्म करते हुए वांग के लिए अपनी चिंता जताते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसका बेटा उनके फैसले को समझेगा। अगले सीन में वांग समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो जीपीएस ट्रैकर को तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो वांग और ह्यून वहां से जाने लगते हैं उन्हें जीपीएस से बीप की आवाज सुनाई देती है जिससे पता चलता है कि वो अभी भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग को द्वीप की लोकेशन मिल जाती है। दोनों लड़के जल्दी से पेट्रियार्क के पास जाते हैं और उसे तुरंत द्वीप छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि मिस्टर सॉन्ग और उसके लोग उस बीज को लेने आ रहे हैं जिसकी वे इतने समय से रक्षा कर रहे थे। फिर वे एक योजना बनाते हैं कि वे लोगों को फंसाएंगे, उन्हें बहलाएंगे और एक एक करके खत्म करेंगे। जल्द ही मिस्टर सॉन्ग अपनी टीम के साथ पहुंचता है और अपने 4 लोगों को द्वीप की जांच करने के लिए भेजता है। वे लोग गांव में पहुंचते हैं लेकिन वहां सुंदर महिलाओं को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर महिलाएं अपना काम करती हैं, उन्हें शराब पिलाकर नशे में कर देती हैं और सफलतापूर्वक बेहोश कर देती हैं। जब उसके लोग वापस रिपोर्ट नहीं करते तो मिस्टर सॉन्ग खुद द्वीप पर आता है और जांच शुरू करता है। वांग और ह्यून उसे गेट पर मिलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वही वर्जिन आइलैंड नहीं है जिसकी वो तलाश कर रहा था, लेकिन मिस्टर सॉन्ग इतना आसान नहीं है। वो अपने लोगों को महिलाओं और दोनों लड़कों को बांधने का आदेश देता है। फिर वो पेट्रियार्क को धमकी देता है और उससे जीवन का रहस्य बताने को कहता है ताकि वो भी उनकी तरह अमर हो सके। जब वो मना करती है तो मिस्टर सॉन्ग मून को मारने की धमकी देता है। इसके बाद महिलाएं मजबूरी में उसे उस जगह ले जाती हैं जहां उन्होंने युआन बीज छुपा रखा है, लेकिन रास्ते में जब चुनहुआ एक आदमी को गिरा देती है तो पूरा कबीला हमला कर देता है। इसी बीच मिस्टर सॉन्ग वांग को लेकर वहां से भाग जाता है और उसे एक टाइम बॉम्ब पहनने पर मजबूर करता है। फिर वो धमकी देता है कि अगर उसने जादूगरनी कबीले का रहस्य नहीं बताया तो वो बॉम्ब फोड़ देगा। तभी ह्यून और बाकी महिलाएं वहां पहुंचती हैं और मिस्टर सॉन्ग को काबू में कर लेती हैं, लेकिन इस दौरान मिस्टर सॉन्ग बटन दबा देता है और बॉम्ब में 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। तब वांग समझ जाता है कि उसे सबसे बड़ा बलिदान देना होगा और वो अकेला समुद्र की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते समय उसके मन में कई विचार आते हैं। जादूगरनी कबीले के साथ बिताए अनुभवों के बाद वो समझ जाता है कि उनका मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना है। वो अपने पिता के बलिदान को भी समझ जाता है। अब उसे भी कबीले की रक्षा के लिए वही बलिदान देना होगा। कुछ ही देर में समुद्र में बॉम्ब फट जाता है। ये देखकर म्यू यान दर्द से चिल्लाती है और बाकी लोग उस आदमी के खोने पर रोते हैं जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया। फिर स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वांग को चमत्कारिक रूप से जागते हुए दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि द्वीप के जादू ने उसके निस्वार्थ बलिदान के बदले उसे फिर से जिंदा कर दिया है।